आई एम गिविंग यू क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे और आंसर मुझे मैसेज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन व्हाट इज दैट? हाँ, सो 23 grams of sodium contains how many number of atoms of sodium? ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर सेंड करो मुझे यहाँ पे, ओरली मत बताना। On which profile? The one which is host. 58.5 grams of, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन रहने वाला है, तो ये जरा अच्छे से देखना, अच्छे से सॉल्व करना, सोचना इसके ऊपर। तो 53 grams of NaCl is dissolved in 1 liter of water. How many ions are present in 1 milliliter of H2O? ठीक है, तो ये सेकंड वाला जरा ट्रिकी है, इसके ऊपर अच्छे से सोचना और फिर आंसर देना। बाय द वे, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Okay, because my video is paused, I guess. 23.5. Oh, Yes, sir. क्या सोडियम का मास 23 होता है? thank you, sir. Okay, am I visible? Because I can't see myself. No, sir, No, you're sir, not yes. visible. So Sir, video is off. Okay. I think now it is visible. Now you're visible. Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, फर्स्ट वाला जस्ट तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया है। 58.5 वाला जरा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो वो जरा अच्छे से सोचना और आंसर देना। चलो देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज मोर इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वन इज वेरी इजी, फर्स्ट वन का ऑलमोस्ट सबको आंसर करेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट वन ठीक है, जितने लोगों ने अभी तक आंसर सेंड किया सबका करेक्ट है। Niharika, your answer is wrong. Please check it once again. So, याद रखो, मैंने तुम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने के लिए बताया है? Moles. Number of ठीक है, moles. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम है तो वी कांट टेक इट्स मोलार मास, वी विल टेक इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो गिवन मास इज 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। मैंने बहुत सिंपल नंबर दिए थे, तो 23 से 23 कट हो गया एंड वी विल गेट 1 मोल ऑफ सोडियम। एंड टेल मी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 6. या फिर हाउ मेनी एटम्स? 2 into 10 raised to 23. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, ये देखो रे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी सिंपल, बट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर अपने को ज्यादा फोकस करना है। 2 वाला देखो जरा, 2 वाला सॉल्व करो। पहले मुझे बताना 1 लीटर के अंदर हम लोगों ने कितने सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व किए हैं, वो बताओ, फिर 1 ml में कितने रहेंगे वो आंसर करना। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे से सोचना। बता रहे, मुझे कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसी को नहीं आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यागना योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यश, फर्स्ट का आंसर करेक्ट था, सेकंड का आंसर यागना का अभी तक करेक्ट है, बाकी के लोग
अगर तुम लोगों को मैसेज में 10 रेस टू की टर्म लिखने नहीं आती है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक 10 रेस टू समथिंग x, ठीक है, जो कोई वैल्यू है, या फिर 10 रेस टू x ऐसे, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर 10 रेस टू 23 आ रहे हैं तो ऐसे लिखना 10 रेस टू 23। ओके, बाकी लोगों का सेकंड का आंसर रॉन्ग जा रहा है, अच्छे से क्वेश्चन रीड करो। Tuhin, your answer is wrong for the second answer and second question. ना बहुतों का आंसर एक्चुअल में करेक्ट है बट फिर भी रॉन्ग है। दे आर मिसिंग वन इम्पोर्टेंट फैक्टर, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर तुम लोग मिस कर रहे हो। चलो देखते हैं मैं सॉल्व करता हूँ। अब स्टार्टिंग तो बहुत इजी। क्या क्या क्या? I am trying. One more minute, please. Yeah, definitely. सर मेरा बराबर है कि गलत है? Let me see. What is your name? असीम। Asim, your answer is wrong. Okay. I mean, you are missing just a small factor. ठीक है, बहुत छोटा फैक्टर मिस कर रहे हो। Double, your answer is absolutely wrong. Let's check it. तुम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करेक्ट निकाले हैं। निहारिका, योर आंसर इज रॉन्ग। बहुत दूर दूर तक मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग, कुछ मैच होने जैसा ही नहीं है। या अजिंक्य, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अमेय, इवन योर आंसर इज रॉन्ग। निहारिका, योर आंसर इज रॉन्ग। प्रणय, योर आंसर इज रॉन्ग। आयुष, डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। सर आप सॉल्व करोगे ना? Yeah, I will solve it. Don't worry. Same. Even now, your answer is wrong. So that we can rectify. Yeah, I will solve it. Okay. हो गया करे सबका ट्राई करके बताओ मैं सोल्यूशन। ओके, एक ही ने करेक्ट आंसर दिया है। ये तुम लोगों के वर्कशीट का ही क्वेश्चन है, मैंने ऐसे कुछ मेरे तरफ से बना के दिया ऐसे भी नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि तुम लोग वर्कशीट चेक सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, तो यू आर नॉट सॉल्विंग इट। अब अगर देखने गए तो पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है। तो अगर NaCl का तुम लोग मोलार मास निकालने गए तो एक Na और दूसरा Cl बराबर, ठीक है। तो योर आंसर विल बिकम 58.5। ओके, तो 58.5 इज मोलार मास ऑफ Na। इसका यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। एक मोल का मास रहता है ना वो, तो पर मोल हम लोग वहां पे आगे लिख देते हैं। तो 58.5, ये 58.5 से 58.5 कट हो गया, यू विल गेट 1 मोल, ठीक है। अब ये 1 मोल जो है वो मैंने किस में डिसॉल्व किया है रे? तो 1 मोल मैंने डिसॉल्व किया है 1 लीटर में। अब हमने अपने को कितने का पूछा है? अपने को पूछा है 1 ml का, ठीक है। अब 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर विच इज नथिंग बट 1000 ml। तो देखो, एक मोल मैंने 1000 ml में डिसॉल्व किया है, तो मुझे बताओ 1000 ml में एक मोल मतलब एक मोल में कितने पार्टिकल? 6.022 into 10⁻23 NaCl के पार्टिकल्स। ये हजम हुआ क्या रे सबको? यहाँ तक सबका आया था क्या आंसर? Yes, यस अपने को पूछा है 1 ml में, तो 1 ml में के लिए हम लोग x ले लेंगे एंड बाद में वी विल अप्लाई यूनिटरी मेथड एंड वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। अब x into 1000 is equals to 6.022 into 10⁻23 into 1, एंड बाद में ये 1000 नीचे चला जाएगा तो 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000 को मैं लिखूंगा 10⁻3, तो ये 10⁻3 से 10⁻23 कैंसल आउट हो जाएगा और वी विल गेट 20। तो x इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻20 NaCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपने को क्या मिला? मॉलिक्यूल। अपने को पूछा क्या है जरा देखो, अपने को पूछा है आयंस। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, पानी में जाने के बाद, पानी में डिसॉल्व करने के बाद NaCl किस में डिसोसिएट होता है रे? Na plus and Cl minus। बराबर ना। तो एक NaCl मुझे कितने आयंस देगा? तो मुझे वो 2 आयंस देगा। तो एक ml में अपने को 6.022 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आए थे। अब एक अगर मुझे 2 आयन देता है तो 6.022 into 10⁻20 will give me 2 into
6.022 into 10 raised to 20 ions. When we will multiply it, we will get 12.044 into 10 raised to 20 ions. ये मुझे ऐसे क्यों लगा रहा है कि तुम लोगों को नहीं समझा? समझा सर। समझा ना? ओके, चलो लिख लो। थोड़ा ट्रिकी था सर। इसलिए क्वेश्चंस एकदम बारीकी से रीड करना। लिख लो। फिर मैंने तुम लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, टू फाइंड आउट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस सबने की है क्या रे? वो मैंने ज्यादा कुछ होमवर्क दिया नहीं था, मेरा होमवर्क एक ही रहता है, वर्कशीट सॉल्व करो। वो तुम लोग करके दिखा तो नहीं रहे हो अभी तक मुझे। एटलीस्ट ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछा करो। ग्रुप पे क्वेश्चन पूछेंगे तो जिसको आता है वो पहले आंसर करेगा, किसी को नहीं आया तो मैं आंसर करूंगा। एक दूसरे की मदद करना। हो गया लिख के? Yes sir. ओके, सो जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो देखते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट क्या दी थी रे? मैंने बोला था फाइंड आउट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले मैं लिखने वाला हूँ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ रे, मुझे याद दिलाओ, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 1.6 1.6 into 10 raised to minus 19. ओके, तो 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb is the charge of no, you don't need to send me the solution of whole worksheet. You just need to ask me doubts. ठीक है, जो कोई डाउट रहेगा वो ग्रुप पे ऐड करना। ग्रुप पे पहले स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे, अगर किसी को भी आंसर नहीं जम रहा है तो मैं आंसर करूंगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स। तो अभी अपने को 1 मोल का चार्ज निकालना है ना। अब मुझे बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 into 10 raised to 23, जिसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? x आएगा। तो अगेन वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23। एंड इसका आंसर तुम लोगों ने कैलकुलेटर पे जो कुछ किया होगा, तुम लोगों को 96473, किसी को 493 आया होगा, किसी को और कुछ आया होगा, इसी के रेंज में आया होगा। बट ठीक है, और यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? कूलम्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? कूलम्स। अब इसी को ही हम लोग राउंड ऑफ कर देते। क्या कर देते हैं? राउंड ऑफ, एंड वी टेक इट एज 96500 कूलम। इसलिए मैंने बोला किसी को भी ये आंसर एग्जैक्ट आने की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसका आंसर तुम लोगों को 96493 तक आया होगा। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लेंगे? 96500 कूलम। क्या लेंगे? 96500 कूलम। अब यहाँ पे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? वो आएगा 96500 कूलम। और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे। क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। फैराडे ये चार्ज का एक यूनिट है। ठीक है, जो कि माइकल फैराडे करके एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर दिया गया है। उसने अपने को ये सारी कैलकुलेशंस करके बताई थी फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो उनके याद में हम लोग इसे बोलते हैं 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैराडे। तो चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम 2 फैराडे। ओके, चलो तो इसके ऊपर एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को, देखते हैं क्वेश्चन। बाय, हाँ बोलो सर। हमें ग्रुप पे इसकी लिंक भेजी है क्या? मतलब डाउट सॉल्विंग इसकी व्हाट्सएप ग्रुप की। हाँ, ग्रुप पे नहीं भेजी थी। जस्ट सेंड मी हाई ऑन दिस नंबर, आई विल एड इट टू यू। ऐड यू। मतलब एक ग्रुप पे किसी भेजी थी, बट वो कौन से ग्रुप से मुझे आइडिया नहीं है। तो 7021484338, दिस इज माय नंबर, जस्ट सेंड मी हाई, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, नाउ question, okay, just sir. before the question, tell me if you know oxidation reduction processes. Oxidation reduction वो सब तुम लोगों को मालूम है क्या रे? What is oxidation? What is reduction? पक्का? ओके, सबको पता है। यहाँ पे ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता है तो आंसर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाऊंगा। ओके, मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि तुम लोगों को पता नहीं है, एंड सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अब पहले अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सोडियम जो था वो था न्यूट्रल। क्या था वो? न्यूट्रल।
न्यूट्रल सोडियम से तुम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये बन गया कटायन। तो कटायन बनने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। क्या किया, लॉस किया। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एब्सोल्युटली करेक्ट निहारिका। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ you need to tell me charge involved in above process when 2 moles of sodium undergoes ऑक्सीडेशन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने पूरा इजी करके दिया है, तुम लोगों को प्रोसेस पहले से लिख के दे दिए मैंने। तो जस्ट तुम लोगों को चार्ज बताना है, एक चार्ज तुम लोगों को बताना है मुझे कूलम्स में और दूसरा मुझे बताना है फैराडे में। चलो फटफट ये सॉल्व करो, आंसर निकालो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैसेज करना मुझे। ये सी कार्बन का नहीं है, ये कूलम का सी है। सॉल्व हो जाए तो बता देना। सर मैंने आंसर भेजा है चैट पे। अच्छा भेजा है क्या, सॉरी आई वाज बिजी ड्राइंग। Discard. Okay, Asim, your answer is correct. Pranay, even your answer is correct. Okay, everyone's answer is correct. Absolutely correct. Okay. Yep, सबको आ रहा है मतलब। तो चलो देखते हैं। देखो, अब तुम लोगों को इतना तो पता है, 1 mole of electron means how many coulombs? तो it means 96500 coulomb। तो यहाँ पे अपने को 2 मोल सोडियम दिया है, और 2 मोल सोडियम तो देखो 1 मोल सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 मोल सोडियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 2 × 96500 कूलम। और इसका आंसर कितना आया है तुम लोगों को, जो कि तुम लोगों ने भेजा है इसके अकॉर्डिंग ही कुछ देख लेना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यही भेजा है ना तुम लोगों ने मुझे आंसर। यस सर। ओके, तो दिस इज द चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच इज नथिंग बट 2 फैराडे। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसी को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं ना। तो 2 × 1 इज 2 फैराडे। तो देखो रे, सबको आंसर आया था क्या? Yes, सबको sir. ही चमका। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें सोडियम आयन का भी चार्ज कंसिडर करना चाहिए ना? ना 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 ना, यहाँ पे अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कंसिडर करना है, और कुछ नहीं। चार्ज इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर रहते हैं ना। ठीक, याद रखना सोडियम आयन जो है वो कभी चार्ज कैरी नहीं करेगा, मतलब सर्किट में हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे वो। बट इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन वायर। ठीक है, तो वायर में से चार्ज जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, नॉट बिकॉज ऑफ सोडियम। दिस रिमेन्स इन सोल्यूशन। कटायन जो रहता है वो सोल्यूशन में रह जाता है, तो वो चार्ज ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करेगा। देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट अभी जस्ट एक बेसिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, अच्छे से सोचना। ठीक है, क्वेश्चन के आगे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। देखो ये है Cl-। ठीक है, Cl- इन विच फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, Cl- के पास पहले से नेगेटिव चार्ज पड़ा है, Cl- के पास पहले से नेगेटिव चार्ज पड़ा है।
तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। अच्छा ओके, हम ये सेम ऑक्सीडेशन ही हो गई, मुझे दूसरा लेना है रिएक्शन। तो क्लोरीन है, न्यूट्रल क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, अरे बताओ। क्लोरीन सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टू ऑब्टेन But ऑक्टेट chlorine- स्टेट। तो ऑक्टेन ऑक्टेट स्टेट एब्सोल्युटली करेक्ट, ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है। और कोई रीजन कोई बता पाएगा, ये भी करेक्ट आंसर, तुम लोगों ने जो अभी बताया था वो परफेक्ट आंसर है, कुछ रॉन्ग नहीं उसमें। और कोई रीजन कोई सोच सकता है क्या? बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन हो गया, दोनों आंसर तुम लोगों के करेक्ट है। तो क्लोरीन ने अभी इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया है। एंड वेन एवर एलिमेंट गेन्स द इलेक्ट्रॉन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखने गए तो हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड उसी बदले रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर के नहीं। तो इसको याद रखने के लिए तुम लोगों को एक सिंपल न्यूमोनिक याद रखना है, ऑक्सीडेशन इज लॉस तो ऑयल, एंड रिडक्शन इज गेन तो रिग। ऑयल रिग, वो तेल निकालने की वो मशीन रहती है ना, जैसे ऊपर नीचे होते रहती है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑयल रिग। तो ऑयल रिग इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। तो अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और Cl माइनस बना रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है। तो क्वेश्चन में अभी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, फाइंड चार्ज involved in, this is a tricky question, 1 mole of in reduction of 1 mole of क्लोरीन गैस, ठीक है। तुम लोगों को 1 मोल क्लोरीन गैस के रिडक्शन में कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा वो मुझे बताना है। सेम कंडीशन, नंबर 1 इज कूलम्ब एंड नंबर 2 इज फैराडे। फैराडे, माइकल फैराडे के नाम पे यूनिट दिया गया है। चलो 1 मोल क्लोरीन गैस के रिडक्शन में कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा बताओ। तुम लोगों के लिए मैं थोड़ी प्रोसेस इजी कर देता हूँ, ज्यादा टाइप मत करना। ABCD, सर मैंने चैट पे डाला है बट आई डोंट थिंक अभी ऑप्शंस देख के डी ऑप्शन लिखो सर। let me see. No, D is really easy. None, which is invalid. Okay. Tuhin, your answer is correct. Pranay, your answer is correct. Asim, माइनस चार्ज, हम लोगों को चार्ज के अंदर कभी माइनस यूज नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो माइनस चार्ज रहता है, जो वो हम लोग रिलेटिवली देखते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो रिलेटिव चार्ज रहता है, तो वो हम लोगों को यहाँ पे माइनस ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट देन टू योर आंसर इज रॉन्ग असीम, एंड बाकी नहीं, सबका आंसर रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ ओके यागना, योर आंसर इज करेक्ट। तुहिन एंड प्रणय, तुम लोग 3 जन के आंसर करेक्ट है। असीम, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। आई डोंट नो हाउ इट बिकेम करेक्ट बट या इट इज करेक्ट। बाकी के लोग जल्दी जल्दी। यश, नो सॉरी, योर आंसर इज रॉन्ग। एंड यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देना, ए ऑप्शन 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे, नो फैराडे, ठीक है, वो देख लेना। तो ओके सृष्टि, योर आंसर इज करेक्ट। सॉरी निहारिका, यू मेड सम मिस्टेक। चलो देखो ओके अजिंक्य, योर आंसर इज करेक्ट। सोचो, चलो हेल्प कर देता हूँ अभी। अब क्लोरीन गैस,
ठीक है, क्या बोला मैंने? क्लोरीन गैस। मुझे बताओ क्लोरीन गैस मतलब क्या रहता है रे? क्लोरीन गैस मतलब क्या रहता है? Cl2. हाँ, तो Cl2। अब ऊपर जो मैंने रिएक्शन दी थी ना रे, वो मैंने क्लोरीन एटम के लिए दी थी, एक क्लोरीन के लिए। बट क्लोरीन गैस में तो 2 क्लोरीन के एटम्स रहते हैं ना रे, समझ में आ रहा है क्या रे? Yes, sir. तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाके तुम लोगों को 2 Cl- मिलेंगे। जिन्होंने किसी ने ए आंसर दिया था, समझा क्या? आया? अब Yeah, देखो yeah, रे, sir. सबके आंसर, तो सबके आंसर अभी चेंज हो गए, सबके आंसर अभी बी आ रहा है क्या? जिस किसी ने सी आंसर दिया था, कैसे दिया था भगवान जाने, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, सी आंसर दूर दूर तक नहीं मैच करेगा कभी। ओके, इसमें मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की अभी तुम लोगों को नीड नहीं है ना? सबको आंसर बी समझ में आया? कोई है जिसको नहीं समझा? Sir, can you solve it? या डेफिनेटली। तो ये यहाँ तक रिएक्शन समझिए। देखो, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो Cl2 गैस में 2 क्लोरीन आइटम्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो 2 क्लोरीन आइटम्स रहने की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 मोल क्लोरीन गैस बोली थी। ठीक है, तो दिस इज 1 मोल क्लोरीन गैस विच रिक्वायर्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, विच गिव्स मी 2 मोल Cl- अनायन। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ अनायन मुझे मिलेंगे 1 मोल Cl2 गैस की वजह से। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन क्यों लग रहे हैं, ये तुम सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, अब wait, will you repeat? एक, क्या बोल रहे हो? Could you please repeat this again? या डेफिनेटली। तो देखो, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ Cl2 गैस जो मेंशन किए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब Cl2 गैस अगर है तो Cl2 गैस मतलब, सॉरी क्लोरीन गैस मतलब क्या? तो Cl2 रहता है। अब यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में अगर नोटिस करोगे, मैंने तुम लोगों को रिएक्शन जो लिख के दी थी, एक क्लोरीन को रिड्यूस होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लगता है, करेक्ट या रॉन्ग? Right. तो एक क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ 2 क्लोरीन, Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन लगने चाहिए? Okay. एंड इट विल गिव यू 2 Cl-। तो मतलब एक Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही 1 मोल Cl2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? Yeah. Yes, sir. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 96500 कूलम। तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा? 19300 कूलम। दैट्स इट। देखो रे, मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि बहुत जन को नहीं समझा? समझा सर। समझा ओके, सर। तो अभी और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले, हो रेडी? Yes, sir. करो आगे। Yeah. ओके, Yes, sir. अभी ये एक्चुअल में डिफिकल्ट है। ठीक है, ये तुम लोगों को बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते वक्त बहुत काम आएंगे। क्वेश्चन, फाइंड चार्ज involved in oxidation of, ना ऑक्सीडेशन नहीं, इन, हाँ चलेगा, चलो सिंपल करते हैं। किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ करो। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अभी डिफिकल्ट क्यों है ये? बिकॉज मैंने तुम लोगों को पहले से रेडीमेड रिएक्शन लिख के नहीं दी है, अभी तुम लोगों को सामने से ऑक्सीडेशन करना है। याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। क्या होंगे? लूज होंगे। मतलब तुम लोगों को अगर कोई मेटल दिया है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसी मेटल ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन ने अगर n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर 10 चार्ज पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है। सेम रिएक्शन तुम लोगों को किसके लिए पहले बनानी पड़ेगी? पहले तुम लोगों को वो सेम रिएक्शन बनानी पड़ेगी एल्यूमिनियम के लिए। तो पहले वो रिएक्शन लिखो, फिर मुझे आंसर बताना। अगेन आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, सेम ऑप्शंस आर देयर। 96500 coulombs, B is 2 into 96500, अरे सॉरी, सेम ऑप्शन देके नहीं चलेगा। तो 2 into 96500 कूलम, B is 4 into 96500
coulomb. C is 6 into 96500 coulomb, and D is 3 into 96500 coulomb. चलो बताओ. सर मैंने चार्ट पे लिखा है. हाँ ओके ओके लेट मी सी. अच्छा बहुतों ने अभी मैसेजेस करना स्टार्ट किया, मेरा ध्यान नहीं था, बट ओके. अजिंक्य योर आंसर इज करेक्ट. प्रणय योर आंसर इज करेक्ट. अगेन अजिंक्य यू सेंड द सेम. ओके अक्षय योर आंसर इज करेक्ट. असीम योर आंसर इज रॉन्ग. निहारिका योर आंसर इज रॉन्ग. अमेय आंसर रॉन्ग है. धवल आंसर रॉन्ग है. तुहीन योर आंसर इज करेक्ट. सृष्टि आंसर रॉन्ग है. यागना योर आंसर इज करेक्ट. तुम लोग जो है ना मोल का फैक्टर बहुत मिस कर रहे हो. ठीक है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स देखो पहले. नंबर ऑफ मोल्स देख के आंसर करना. निहारिका योर आंसर इज रॉन्ग. अर्णव अमय आंसर करेक्ट है. असीम आई डोंट नो व्हाई योर आंसर बिकेम रॉन्ग नाउ. यश योर आंसर इज रॉन्ग. असीम रॉन्ग. ऑप्शन 6 मैंने 2 बार भेजा. ओके असीम हाँ नाउ योर आंसर इज करेक्ट. डेविड योर आंसर इज रॉन्ग. तो सबसे पहले मुझे बताओ ये अपना जो एल्यूमिनियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रे? 3. हाँ याद रखना, तुम लोगों को इसकी वैलेंसी मालूम रहनी चाहिए. एल्यूमिनियम को +3 में रहना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है तो एल्यूमिनियम इज Al+3 एंड इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. इट विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब 1 मोल जो है वो मुझे 1 मोल Al+3 देगा और 3 मोल इलेक्ट्रॉन देगा. समझ में आया क्या? ये समझा सबको? यस योर आंसर इज रॉन्ग. तो अब अपने को 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो मुझे बताओ मैंने कितने मोल्स क्वेश्चन में पूछे हैं. ऐसे वहां पे आके मारूंगा ना रे एक एक को. तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स ही मिस कर रहे हो. कितने मोल्स बोले मैंने? ऋषिकेश इवन नाउ योर आंसर इज रॉन्ग. तो 2 मोल्स के लिए पूरी इक्वेशन को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना रे. तो मुझे बताओ 3 मोल इलेक्ट्रॉन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 6 मोल. देखो अभी सबके आंसर चेंज हो गए क्या? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को ये चमका? सर नहीं सर समझ में आया. समझा ना? ओके ठीक है. नहीं भाई मैंने बोला चमका. चमकना मतलब समझ में ही आना रे. तो अब बहुत हो गई ये इस टाइप के क्वेश्चंस. अब जरा रिएक्शंस के ऊपर आते हैं. हम लोगों ने अभी तक रिएक्शंस के ऊपर के क्वेश्चन नहीं किए ना. तो क्वेश्चन Zn plus Cu plus 2 gives you Zn plus 2 plus Cu. फाइंड. मस्त डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. नहीं आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को, ज्यादा लोड मत लेना. फाइंड नंबर ऑफ moles of Zn plus 2 and Cu formed when 1 Faraday of charge is produced from above reaction. ठीक है तो तुम लोगों को अभी उल्टा पूछ रहा हूं मैं. चार्ज मैंने पहले से दे के रखा है. नंबर ऑफ मोल्स तुम लोगों को मुझे बताने हैं. बट दिस इज अ होल सोल रिएक्शन. अभी तक हम लोग एक एक एटम के साथ या फिर एक एक मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे थे. अभी यहाँ पे एट अ टाइम मैंने 2 एटम्स दिए जो रिएक्ट कर रहे हैं और उनमें फिर क्या होगा वो तुम लोगों को पूछा है. आराम से सोचना. ऐसे टाइम पे तुम लोग एक छोटी सी चीज कर सकते हो जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, बट मैं तुम लोगों को अभी एक हिंट के लिए बता देता हूँ. ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है. पहले जिंक जो है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में. ठीक है. एंड सिमिलरली कॉपर+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में. देखो यही प्रोसीजर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर. अब जिंक जब +2 में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा एंड कॉपर+2 जब कॉपर में जाएगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. Now tell me, first reaction is oxidation or reduction and second reaction is oxidation or reduction? First one is reduction. So see, zinc
दो इलेक्ट्रॉन So first one is oxidation. Oxidation. First क्योंकि sorry sir, इलेक्ट्रॉन sorry sir, दे उल्टा रहे Second बोला is मैं। reduction. second. तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड वन इज रिडक्शन। ठीक है, तो अभी मैंने तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन क्लब करके दे दी है, और ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम लोग एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर स्टडी करेंगे, बट दिस इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम हो जाते हैं। तो देखते हैं, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, तो अभी मैं तुम लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ सो दैट तुम लोग इजीली मुझे ऑप्शन सेंड कर पाओ, मैं ऑप्शन देख लूंगा। तो ऑप्शन ए इज 1 मोल ऑफ ईच, ऑप्शन बी इज 0.5 मोल of each, option C is 1 mole of Zn plus 2 and 0.5 mole of Cu, and option D is 0.5 mole of Cu, of Zn plus 2 and 1 mole of Cu। ठीक है, तो चलो फटफट मुझे आंसर सेंड करना स्टार्ट करो। Okay, Ajinkya, your answer is correct. Akshay, your answer is correct. David, your answer is wrong. Pranay, your answer is correct. देखो ये एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब इसके टाइप हम लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़े नहीं है, सिर्फ मैं तुम लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो बता रहा हूँ। असीम, नाउ योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अमय, योर आंसर इज करेक्ट। टेल मी, बोलो। हाँ बोलो। वो ऊपर का एक लाइन नहीं दिख रहा वो क्वेश्चन का, तो वो भी देख लो। आई गेस आई मेड अ मिस्टेक। You chill out. Tirth, your answer is wrong. Tuhin, your answer is correct. इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ मैं तुम लोगों को अलग अलग टाइप्स बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग और ज्यादा रेडॉक्स सेक्शन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ओके, निहारिका, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, अब सोल्यूशन बताने से पहले मेरा तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, इस ओवरऑल रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो पहले मुझे बताओ। 2। पूरी, हाँ, जिस किसी ने 4 लिखा होगा उसको इसमें से कोई भी आंसर मिला नहीं होगा। ठीक है, जिस किसी ने 4 अगर सोचे होंगे तो उसको इसमें से कोई भी आंसर मिला नहीं होगा। जिस किसी ने 2 बोला एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो बहुत सिंपल है, जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, याग्निक, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। जिंक जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वही तो इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट करने वाला है। तो पूरी रिएक्शन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम लोग ऐसे बोल सकते हो क्या रे कि 1 मोल जिंक मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देगा और वही 2 इलेक्ट्रॉन मेरा 1 मोल कॉपर एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। तो अभी मैंने क्वेश्चन में कितना फैराडे पूछा है? 1 फैराडे, और मुझे बताओ 1 फैराडे मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? तो अब जिंक एंड कॉपर, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ये ऐसे लिखना, Zn, सॉरी Zn सिर्फ नहीं, 1 मोल ऑफ Zn, 1 मोल ऑफ Zn gives 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन means how many moles of Zn? X mole of Zn। देखो रे, ठीक है, अब आगे तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई तो अभी करने में एकदम एक्सपर्ट हो गए रहोगे। तो मुझे बताओ x का आंसर कितना आएगा? 0.5 मोल्स ही आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलरली कॉपर का भी तुम लोगों को सेम लैंग्वेज में लिखना है। 1 मोल कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2, ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर प्लस 2 गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट ना? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 फैराडे का चार्ज दिया था ना, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेगा? वो 0.5 मोल्स ही लेगा ना रे। देखो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछो। ओके, अरे ये नहीं समझा? सर एक मिनट जूम कम करो ना।
ओके तो चार्ज के ऊपर हम लोगों को मोल कंसेप्ट में ज्यादा से ज्यादा अभी के लिए तो इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा अपने को बाहर से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अंदर कंसेप्ट। बोलो So can you explain it again? या डेफिनेटली With the question. सो अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिविंग यू Zn+2 प्लस कॉपर, ठीक है। नाउ दे आर टेलिंग मी दैट इन दिस रिएक्शन 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इस रिएक्शन की वजह से मुझे 1 फैराडे के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 फैराडे, उससे ज्यादा नहीं। अब पहले मुझे बताओ 1 फैराडे मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 mole. 1 mole. ठीक है। तो पूरे रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होने वाला है। कितने मोल्स का ट्रांजैक्शन होने वाला है? 1 मोल। इधर तक फॉलो किया? Yes sir. अब मुझे बताओ 1 मोल जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 मोल जिंक अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मुझे बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना जिंक ऑक्सीडाइज होगा? देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से मेरा 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज होता है, बराबर के नहीं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से मेरा 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। इधर तक फॉलो हुआ? तो अभी इस रिएक्शन में या फिर इस प्रोसेस में मुझे सिर्फ 1 फैराडे दिया है ना रे, तो 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना जिंक मिलेगा मुझे? तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। परफेक्ट। 0.5 मोल्स ऑफ जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब उसी 1 मोल, मतलब देखो उसी 1 मोल को कौन एक्सेप्ट करेगा? उसी 1 मोल को बाद में जाके कॉपर एक्सेप्ट करेगा, देखो रे, ठीक है। तो अब कॉपर को भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं रिडक्शन के लिए, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर +2 रिड्यूस होता है। देखो रिएक्शन, 1 मोल कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, तब जाके उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर अगर रिड्यूस होता है तो क्वेश्चन में मेरे पास 1 मोल ही है ना रे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना मोल कॉपर रिड्यूस होगा? वो भी 0.5 ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अगेन याद रखो, ये हम लोगों का मोल कंसेप्ट ही अपने को ज्यादा मेन है, ठीक है। ये सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो रिएक्शन में अगर तुम लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में वो अलग से देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की स्टेप समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर। ओके। बाकी दूसरे टॉपिक का जो पार्ट है वो अभी के लिए तुम लोग इग्नोर कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसलिए मैंने तुम लोगों को बहुत फास्ट ही बताया क्योंकि इस टॉपिक में ये अभी के लिए नहीं है, बट क्वेश्चन कराना मेरा काम है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now we are moving towards the next concept, which is equivalent weight, ठीक है। याद रखो ये पूरा चैप्टर तुम लोगों को पूरे 2 साल बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कभी कभार इसको हम लोग EQ से दिखा देते हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम लोग उसका जरा मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या क्या क्या? एक सेकंड ऊपर ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। हाँ, अच्छा लिखना बाकी रह गया था क्या? चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सर। सो अब इक्विवेलेंट वेट अपने को पूरा थ्रू आउट 11th एंड 12th बहुत यूज होगा, ठीक है। एंड इसके ऊपर से बहुत क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली अपने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इक्विवेलेंट वेट का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो इट इज द mass of substance, it is the mass of substance which reacts with 1 mole of a univalent atom, ठीक है। अब
यूनिवेलेंट एटम मतलब क्या है, जिसकी वैलेंसी कितनी रहनी चाहिए? वन वन रहनी चाहिए। परफेक्ट। अब याद रखो, रिएक्शन बैलेंस नहीं करने वाला हूँ मैं, जस्ट समझाने के लिए ऐसे टाइप की रिएक्शंस लिख रहा हूँ। बैलेंसिंग कभी के लिए साइड में रख देना, ठीक है, कुछ सोचना मत। मुझे सिर्फ बताओ, एक Na एक Cl के साथ कंबाइन होके मुझे NaCl देता है, करेक्ट या रॉन्ग है? यस सर। करेक्ट। अब मुझे बताओ, क्लोरीन यूनिवैलेंट है कि नहीं है? Yes, sir. ओके, क्लोरीन यूनिवैलेंट है। अब एक मोल क्लोरीन के साथ एक मोल Na रिएक्ट करेगा, करेक्ट कि रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. अब तो सोडियम का अगर तुम लोगों को किसी ने इक्विवेलेंट मास पूछा, सोडियम का अगर तुम लोगों को किसी ने इक्विवेलेंट मास पूछा, तो तुम लोगों को सिर्फ 1 मोल सोडियम का मास बताना है ना। बताओ मुझे, 1 मोल सोडियम मतलब कितना ग्राम सोडियम? 23 grams. 23 ग्राम, याद रखना, ठीक है। मोल्स, एक मोल का मास मतलब क्या रहता है? उसका मोलार मास, याद रखना। एक मोल का मास मतलब उसका रहता है मोलार मास। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और NaCl बनाता है। नाउ क्लोरीन इज माय यूनिवैलेंट आयन, क्लोरीन इज माय यूनिवैलेंट आयन, ठीक है। तो एक मोल सोडियम एक मोल क्लोरीन यूनिवैलेंट के साथ रिएक्ट अगर करेगा, तो तुम लोगों को अगर किसी ने सोडियम का इक्विवेलेंट वेट पूछा, क्या पूछा? इक्विवेलेंट वेट। इट इज नथिंग बट इट इज द मास which reacts with how much quantity? With 1 mole of a univalent atom. तो एक मोल यूनिवैलेंट क्लोरीन के साथ सोडियम का कितना मास रिएक्ट करता है? तो कितना मास रिएक्ट करता है रे? 23. देखो रे, मुझे ऐसे क्यों लगा कि बहुतों को ये नहीं समझा। सर मुझे एक डाउट है, तो फिर दिस रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल यूनिवैलेंट एटम्स फॉर विद रिस्पेक्ट टू सोडियम। So if sodium is not with no respect to sodium, with respect to univalent ion. हाँ, तो if sodium is reacting with suppose some other halogen like fluorine, it will still be only 23 grams of sodium. Yep, it will still be 23 grams of sodium. Okay, correct. Okay, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, तो मैं लिखूंगा 23 ग्राम, ठीक है। उसी बदले अगर मैंने मेटल चेंज कर दिया और मैंने लिया मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम तुम लोगों को पता है हमेशा रिएक्ट करेगा 2 क्लोरीन के साथ टू गिव मी MgCl2, करेक्ट या रॉन्ग? yes sir. अब मुझे बताओ, एक मोल मैग्नीशियम 2 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो someone has sent me one message, just let me see it. So molar mass is same as equivalent mass for univalent element. Yep, it is correct. हम लोग वहां पे जाएंगे, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा बाद में। अब बोलो Sir, don't mind me asking, but what exactly is univalent ion? यूनिवैलेंट आयन मींस, हाँ, यूनिवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी वैलेंसी 1 है। अब क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, यूनि मतलब 1। हाँ, ओके। अब 1 मोल मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मोल के साथ। अब 1 मोल मैग्नीशियम मतलब उसका मास कितना होगा रे ग्राम में? बताओ जरा, मैग्नीशियम का मोलार मास कितना रहता है? याद है? 24. यप, 24 ग्राम। परफेक्ट, ठीक है। तो देखो अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ, 24 ग्राम रिएक्ट करता है 2 मोल यूनिवैलेंट एटम के साथ, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर 24 ग्राम 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो अपने को इक्विवेलेंट वेट क्या चाहिए? परफेक्ट, निहारिका योर आंसर इज करेक्ट, 1 मोल। तो हाँ, परफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इज 12 ग्राम, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को लास्ट एक एग्जांपल देने वाला हूँ, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देंगे। अब अगर समझो मैंने एल्यूमिनियम लिया, तो तुम लोगों को पता ही है एल्यूमिनियम की खुद की वैलेंसी 3 रहती है, तो 3 वैलेंसी मतलब वो 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा AlCl3। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। अब एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल क्लोरीन के साथ। 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना है याद है क्या? उसका मोलार मास कितना है? ओके अजिंक्य, परफेक्ट, 27 ग्राम, परफेक्ट। अब 27 ग्राम अगर 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, परफेक्ट, तो करेक्ट असीम। तो इसका एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट
मास जो है वो हो जाएगा 9 ग्राम। अब अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना, एकदम छोटी सी माइन्यूट डिटेल अगर फाइंड आउट करोगे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी रहती है रे? मैग्नीशियम की वैलेंसी 3 2 +2 रहती है। परफेक्ट, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 रहती है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम लोगों ने मैग्नीशियम का मोलार मास लिया और उसको 2 से डिवाइड किया, तब जाके तुम लोगों को इक्विवेलेंट मास मिला। देखो रे, बराबर Yes, लिखा है क्या sir. मैंने? Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली मुझे बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी रहती है रे? 3. 3 रहती है। परफेक्ट, तो तुम लोगों ने क्या किया, एल्यूमिनियम का मोलार मास लिया और उसी को 3 से डिवाइड किया, तब जाके तुम लोगों को उसका इक्विवेलेंट मास मिला है क्या रे? Yes, sir. जरा yes ऊपर sir वाले एग्जाम्पल के पास जाते हैं। सोडियम, सोडियम में देखो, सोडियम में तुम लोगों ने क्या किया, सोडियम की वैलेंसी क्या रहती है? +1 रहती है, बराबर। तो तुम लोगों ने वही किया, मोलार मास लिया और उसको उसके वैलेंसी से डिवाइड किया, तब जाके तुम लोगों को इक्विवेलेंट मास मिला। करेक्ट या रॉन्ग है? करेक्ट सर। तो ये 3 एग्जाम्पल पे से तुम लोग मुझे बताओ इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला में क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट मास मतलब क्या रहना चाहिए? मोलार मास अपॉन Molar वैलेंस। mass मोलर मास बाय वैलेंसी परफेक्ट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास is nothing but molar mass divided by n फैक्टर। वैलेंसी को हम लोग बोलते हैं n फैक्टर से डिनोट करते हैं, मतलब nf से डिनोट करते हैं, एंड nf इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। ये हम लोगों को आगे जाके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो n फैक्टर निकालने के लिए एक से ज्यादा मेथड्स रहती है। अभी के लिए मैं आगे मेथड्स लिखूंगा, तुम लोग तुम्हारे नोट्स में लिख के रखो। जब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब तुम लोगों को वो समझ में आएगा, बट अभी के लिए सिर्फ लिख के रखना। ठीक है, तो n फैक्टर क्या क्या रह सकता है? तो n फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एसिड। ठीक है, और else it can be number of OH minus donated by base, or else number of electrons involved in a reaction। ये वाला जो पार्ट है वो तुम लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, बट आगे जाके तुम लोगों को काम में जरूर आएगा। ठीक है, तो लिख के रखो। यस सर सर डेफिनेशन Sir, कॉपी करना है। हाँ, सब कुछ लिखना अच्छे से। sir ऊपर से लिखना बाकी है. ओके, आराम से लिखो, कुछ घाई नहीं अपने को। सर सो इधर Cl का इक्विवेलेंट वेट भी 35.5 होगा ना, क्योंकि हाँ, वो Cl का भी परफेक्ट परफेक्ट करेक्ट है, 35.5 ही होगा। सर आप 1 सेकंड के नीचे स्क्रॉल कर सकते हो क्या प्लीज? देखो बस, नहीं नहीं, और इक्विवेलेंट मास का ठीक है। मतलब कितने लाइन, इसे मुझे देखना था इक्विवेलेंट मास के मतलब आपने डेफिनेशन कितने दिए थे मतलब। हाँ, वो अच्छा, ये एन फैक्टर बोलो। हाँ एन फैक्टर, सॉरी। ओके, हाँ, थैंक यू। यप। Sir, can you go a little up, please? ओके, पहले ऊपर वाले लिखेंगे, फिर नीचे वाला जिसका बाकी है वो Yes, sir. लिखेगा। हाँ, मारा मारी नीचे है यहाँ पे। सर अभी ब्रेक होने वाला है कि आज पूरा एक साथ ही? 2 घंटे का ही है ना, जरा आज कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ठीक है, क्या थक गए क्या तुम लोग 1 घंटे में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ओके,
हो गया कर लिख के? Yes, sir. सर थोड़ा नीचे लो ना। सर हम्म, आप एक सेकंड बोलो। के लिए ऊपर स्क्रॉल करो, मैं फोटो निकाल के रखता हूँ, फिर आप नीचे या scroll डेफिनेटली, करो। श्योर। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है, सफिशिएंट है। सर गॉट इट, थैंक यू। जब सर वो NF फॉर्मूला का ये लास्ट में क्या लिखा है आपने? नंबर ऑफ n factor number of electrons E minus involved in a reaction. RxN stands for reaction. सर हो गया। Okay, चलो let's move ahead. Now I'll give you some simple questions. ठीक है, you just need to find equivalent mass. ठीक है, you just need to find equivalent mass. ठीक है, अब ऑक्सीजन का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है वाटर में, सल्फर का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है H2S में, मैग्नीशियम का अभी ऊपर, ओके ओके, सो मैग्नीशियम का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है MgCl2 में, जो कि हम लोगों ने एक्चुअल में करके रखा है, बट ठीक है। फिर Fe का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है FeCl3 में, अगेन Fe का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है FeCl2 में। जिस किसी को Fe का एटॉमिक मास याद नहीं है, इट इज 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, देन सोडियम का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है Na2O में, फिर Cl का तुम लोगों को फाइंड आउट करना है Cl2 नहीं, ये जरा डिफिकल्ट होगा, ClF3 में, एंड लास्टली Cl का ही तुम लोगों को फाइंड आउट करना है HCl में। चलो धड़ाधड़ हर एक का आंसर निकालो, बहुत इजी है, तुम लोगों को फॉर्मूला एंड ऑल सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी करते जाना और आंसर निकालते जाना फटाफट। Yep, correct. And your answer is correct. Pranay, your answers are correct.
आयुष योर आंसर इज करेक्ट। बाय द वे अभी तुम लोगों को मुझे आंसर से एक एक करके सेंड करने की जरूरत नहीं है। आयुष योर आंसर इज रॉन्ग। यू आर कैलकुलेटिंग मोलार मास। then your answer is correct. Okay. Correct. अक्षय Na2O का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। Na2O का आंसर रॉन्ग है, फिर करेक्ट है, बाकी के सारे करेक्ट है, सिर्फ Na2O का आंसर रॉन्ग गया। ओके, निहारिका ऑल आंसर्स आर करेक्ट। प्रणय अगेन Na2O का रॉन्ग चला गया एंड ClF3 का भी रॉन्ग चला गया है। ClF3 में आई गेस तूने फ्लोरीन का फाइंड आउट किया है गधे, मैंने क्लोरीन का पूछा है, चेक कर। और फ्लोरीन का भी जो फाइंड आउट किया है वो रॉन्ग ही फाइंड आउट किया है। एंड देन nope, Na20 will be 56. No, I am not getting what you are saying then. And again 28. Now atomic mass of sodium is 23, not 22. Rest everything is correct. Sir, can the answer come in point? Yeah, it can. Okay, thank you. Yep, Wasim, your answers are correct. Pranay, second one, second last. Okay, second last. Pranay, your answer is wrong. Tuhin, okay, your Na2O1 is wrong, and rest are correct. Yep, Wasim, you're correct. Srushti, 1, 2, 3. Okay, your Srushti, your third last answer is wrong. अरे ओके ठीक है। बोल दो, क्वेश्चन दे दो या 5 मिनट का ब्रेक ही दे दो। ओके, मैंने सब साथ में डाले। अच्छा, एक मिनट देखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, जरा एक काम है मुझे, सॉरी बट सृष्टि के बाद सारे एक साथ वाले आंसर मुझे कोई दिख रहे तो नहीं है। नाम बताओ जरा। सर एक साथ मतलब मैंने वो लिस्ट में डाले, आपको शायद से एक साथ नहीं मिले होंगे क्योंकि किसने बीच में बीच में आ रहे। असीम बोल रहा हूँ। असीम ना, हाँ ओके। योर लास्ट आंसर इज करेक्ट, 7th वन इज करेक्ट, 6th वन इज करेक्ट, 5th वन इज रॉन्ग। ओके, तो मोस्ट ऑफ दिस सबका पहले से सारे आंसर करेक्ट आ रहे थे, सिर्फ ये दो में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा रेस्ट ले लो, 5 मिनट सिर्फ रुकना, विल कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर हेलो, बोलो। हाँ सर 5th का आ गया है मुझे, मैं डाल रहा हूँ चार्ट। ओके, बताओ। नो सेम, अगेन इट इज रॉन्ग। देखते हैं, करेंगे हम लोग, डोंट वरी। चलो यस, तो यू आर करेक्ट।
ओके, तो जिस किसी के आंसर्स नहीं आए थे या फिर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम थी, जरा चेक कर लेना। नाउ ऑक्सीजन के केस में हो गया है। स्क्रीन शेयर नहीं तो कर रहे स्क्रीन हो आप? शेयरिंग अच्छा ओके ओके ओके, इज इट विजिबल? Now good sir. यस सर ओके, तो मोलार मास अभी हम लोग किसका लेंगे? ऑक्सीजन का लेंगे, याद रखना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मोलार मास विच इज 16 एंड इट्स वैलेंसी ओवर ईयर। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन गैस बॉन्ड बनाया है तो 2 आएगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इज यहाँ पे 8 ग्राम्स आने वाला है ऑक्सीजन के लिए। सल्फर के लिए सेम, सल्फर का मोलार मास बताओ रे कितना था? 32 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो इधर आंसर तुम लोगों को आया होगा 16। अगेन मैग्नीशियम पूछा है, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे कैसे निकालोगे? मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा 12। अब तुम लोगों को वैलेंसी सर अगर आपके पता शेयर नहीं, स्क्रीन में बहुत लैग है। ओके इट विल बिकम नॉर्मल इन फ्यू मिनट्स, देखते हैं। थोड़ा वाईफाई स्लो चल रहा होगा, देखते हैं। नाउ नेक्स्ट याद रखो वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुम लोगों को क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है ना? क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? क्लोरीन का रहता है -1, ठीक है, अच्छे से देखना। क्लोरीन का चार्ज रहता है -1, तो 3 क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -3, ठीक है, 3 क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -3, तो -3 को बैलेंस करने के लिए आयन के ऊपर आएगा +3। मुझे ऐसे क्यों लगा कि तुम लोगों को नहीं समझा? सर फिर से बोलो। देखो FeCl3, ठीक है, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहता है -3, तो 3 क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा? +3। अब +3 को बैलेंस करने के लिए आयन कितना बनना पड़ेगा? -3 सॉरी, हाँ, 3 क्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा? -3, तो -3 को बैलेंस करने के लिए आयन को कितना बनना पड़ेगा? अरे +3। हजम हुआ ये? हाँ सर। ओके, अब तो यहाँ पे आयन की वैलेंसी, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आयन की वैलेंसी कितनी लोगे तुम लोग? 3 लोगे, ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इसका जो कुछ आंसर आएगा तुम लोग ढूंढ लेना। अब सेकंड वाले में FeCl2 है ना रे, तो एक क्लोरीन -1, तो 2 क्लोरीन हो जाएगा -2, 2 -2 को बैलेंस करने के लिए आयन को बनना पड़ेगा +2, तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे? 56 डिवाइडेड बाय 2, आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा सोडियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे इस वाले में बहुत जन को डिफिकल्टी आई सर थी। मैंने वापस एक बार उसका आंसर भेजा, एक बार देखो। ओके एंड नप अगेन इट इज रॉन्ग। ऋषिकेश यू आर रॉन्ग। देखते हैं इस मेथड से। सृष्टि ना सृष्टि योर आंसर इज रॉन्ग। अजिंक्य's आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन देखो क्या था, Na2O, ठीक है। अब अच्छे से देखो, मुझे बताओ Na2O के केस में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? -2, ठीक है। देखो ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो सोडियम के ऊपर कितनी आनी चाहिए रे? +2। अब अच्छे से वापस कितने सोडियम है यहाँ पे? 2। तो 2 सोडियम की वैलेंसी अगर +2 है, तो एक सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी रे? +1। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी आई? +1। अब मुझे बताओ गधेड़ो, सोडियम यूनिवैलेंट है ना? सोडियम ने कभी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड ऐसे बनाते हुए सुना है क्या तुम लोगों ने? सोडियम की वैलेंसी, हाँ, तो तुम लोग यहाँ पे 2 3 ऐसे जो कुछ अजीबोगरीब मुझे नंबर सेंड कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? सोडियम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा या फिर एक ही एटम के साथ कंबाइन होगा, याद रखना। तो यहाँ पे सोडियम का मोलार मास 23, उसको डिवाइड करो 1 से, तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा 23। बहुत सिंपल था, तुम लोगों को सिर्फ सोडियम की वैलेंसी मालूम रहनी चाहिए। सर बोलो सर, बट ये रिएक्शन में अगर मतलब ये जो चेंज है उसमें देखा तो हाँ, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर दैट 1 सोडियम इज उसका वैलेंसी 0, मतलब चार्ज इज 0, एंड देन ऑन द राइट मतलब Na forms Na2O, right? हाँ So, Na 2 Na forms Na2O, हाँ right, 2 Na forms Na2O. So for 1 Na on left side, 1 Na on the right side has +1. So for 2 Na on
right side, it still would have 0, and 2Na on the 2Na on the left side would still have 0, and Na on the right side would then have +2. So the number of electrons in the reaction is +2. So then how can we take it as 2Na? See, 2Na इसका क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे। are, it is fine, 2Na are reacting with one oxygen, correct? Yes sir. तो each Na, अभी अच्छे से देखना, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, each Na will donate 1 electron to 1 oxygen. Yes sir. तो एक Na अगर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसकी वैलेंसी +1 ही होगी। अब उसी बदले ऑक्सीजन इज रिसीविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच सोडियम, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होगी, करेक्ट या रॉन्ग? Yes sir. समझा? डाउट क्लियर हुआ? Yes When sir. you were asking me that the same question, you were not considering oxygen, ना? हाँ, बिकॉज ऑक्सीजन का तो फिक्स्ड है ना इसमें, और कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वैसे ही सोडियम का भी फिक्स रहता है कि वो हमेशा +1 में ही होगा। ये जो मैं अभी तुम लोगों को मेथड बता रहा हूँ ना, हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे, बट ये एक मेथड है बाय विच वी कैन फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ एन आयन। ठीक है, तो अभी के लिए 1 ही है, सोडियम हमेशा 1 ही रहने वाला है। हाँ यस सर, राइट। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। Cl(F3), मुझे बताओ फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1। अब एक फ्लोरीन के ऊपर -1, तो 3 फ्लोरीन के ऊपर कितना आएगा रे? -3। अब -3 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? देखो हजम हुआ ये। अब क्लोरीन का मास है 35.5, इसको डिवाइड कर दो 3 से, जो आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे मुझे बताओ, इसको तुम लोगों ने डायरेक्ट 35.5 डिवाइडेड बाय 1 किया कि नहीं किया रे? Yes, देखो ये 2 ही सिर्फ थे जहाँ पे लोगों ने गड़बड़ की, बाकी ऑलमोस्ट सबके आंसर सारे करेक्ट थे। ठीक है, तो ये मेथड जो मैंने तुम लोगों को नीचे बताई है, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ याद रखो कि ऐसी भी एक मेथड है जिससे हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालने में किसी को भी अभी कुछ डाउट है? No, sir. ओके, सो नाउ माय फाइनल क्वेश्चन, मुझे बताओ किसी एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हमेशा सेम ही आएगा, ये कंपलसरी है क्या रे? नो सर। No, sir. याद रखना, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा होगा, जैसे कि आयन +2 और +3 दो वैलेंसी शो करता है, तो जैसे ही क्लोरीन -1 +3 और बहुत सारी अलग अलग वैलेंसी शो कर सकता है, तो जैसे जैसे वैलेंसी चेंज होते जाएगी वैसे वैसे इक्विवेलेंट मास भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े क्या रही है सर? लेकिन फ्लोरीन और अल्कली अर्थ मेटल्स का तो एक ही रहेगा ना बैलेंस? हाँ, अल्कली अर्थ मेटल हमेशा +1 रहेंगे एंड फ्लोरीन हमेशा -1 ही रहेगा। देखेंगे हम लोग ये सारी चीजें जो वैलेंसी की है वो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो बोलो सर। एक्चुअली मुझे इक्विवेलेंट मास का डाउट नहीं है, पर मुझे मतलब Cl(F3) का स्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब अरे वो स्ट्रक्चर हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में करेंगे एक्चुअल में, बट इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसे टी शेप रहता है, ऐसा दिखता है ये। हाँ सर, हम बट लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल कैसे होगा? मतलब दिस इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये एक्सेप्शन है वीबीटी का, इसलिए हम लोग वीबीटी को फॉलो नहीं करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऊपर करो ना। ले लो, एक मस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब इसके बाद हम लोग मोल कंसेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस का हम लोग पार्ट देखने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज relationship between moles and volume of a gas। ठीक है, अब तुम लोगों को एक रिलेशनशिप सिंपल में लिख के दे रहा हूं पहले। ठीक है, तो देखते हैं रिलेशनशिप एक्चुअल में रहता क्या है। तो 1 मोल of a gas
occupies 22.4 dm cube. dm cube is nothing but liter at STP. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई एक है जिसको STP का मीनिंग नहीं मालूम है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, STP का फुल फॉर्म क्या रहता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब मुझे पूछो रे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रहता है? 273. ओके, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है, देखा उसको एक समझा कि मुझे क्या पूछना था, तुम लोगों ने मुझे आंसर दिया, मैंने आंसर थोड़ी ना पूछा था. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस विच इज नथिंग बट 273 केल्विन. ठीक है, योर आंसर वाज करेक्ट. एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 180. ठीक है, ओके. अब इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अगर नंबर ऑफ मोल्स मैंने दे दिए तुम लोगों को 1 मोल, क्या किसका? तो गैस का. तो वो गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना रहेगा? 22.4 लीटर dm क्यूब. ठीक है, या फिर 22.4 लीटर. परफेक्ट. अब मुझे बताओ 1 लीटर मीन्स हाउ मेनी मिलीलीटर रे? 1000. परफेक्ट. हेलो सर, 1 लीटर इज क्या? मुझे समझा नहीं. हाँ, करेंगे हम लोग, वो सारे यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे. डीएम इज नथिंग बट डेसीमीटर. डीएम इज नथिंग बट डेसीमीटर. ठीक है, तो ओके, डेसीमीटर. एंड डेसीमीटर इज नथिंग बट 0.1. डेसी मतलब 0.1, याद रखना. डेसी मीन्स व्हाट? 0.1. ओके, तो 1 लीटर मतलब अगर 1000 मिलीलीटर, तो मुझे बताओ 22.4 लीटर मतलब कितने मिलीलीटर रे? 22,400. ओके, ठीक है. दिस इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at STP. This is the volume occupied by 1 mole of a gas at STP. अब मुझे पूछो ये कैसे आया? अरे बोलो ये कैसे आया? नहीं पता. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पूछो. कोई पूछ रहा ही नहीं है, तुम्हें कैसे बताऊं? कैसे आया? कैसे आया? हाँ, तो ये आया. हाँ, ये आया एक इक्वेशन से विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड गैस या फिर आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, तुम लोगों ने ये नाम सुना है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन करके? PV is equal to nRT. परफेक्ट. तो आइडियल गैस इक्वेशन अपने को बोलती है PV is equals to nRT which is followed by all ideal gases. ठीक है, तो मैं पहले अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये हम लोग गैसियस स्टेट में ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, देखेंगे. बट आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? PV is equals to nRT. क्या बोलेगी? PV is equals to nRT. ठीक है, इस इक्वेशन में P मतलब रहता है गैस का प्रेशर. P मतलब क्या रहने वाला है? गैस का प्रेशर. V मतलब क्या रहने वाला है? तो गैस का वॉल्यूम. N मतलब क्या रहने वाले है? मोल. ओके, नंबर ऑफ मोल्स. R मतलब रहता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, एंड अभी के लिए R की वैल्यू हम लोग जो यूज करेंगे वो रहने वाली है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग मिलने वाली है हम लोगों को. बट अभी के लिए हम लोगों को आंसर किस में चाहिए? लीटर में चाहिए, तो मैंने लीटर वाला यूनिट यूज कर लिया है. ठीक है, एंड फाइनली टेम्परेचर स्टैंड्स फॉर कैपिटल T विच इज केल्विन टेम्परेचर. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन केल्विन. परफेक्ट. ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन को जरा मॉडिफाई करते हैं. अब मुझे बताओ इस इक्वेशन का यूज मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए करना है? वॉल्यूम. हाँ, हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं. 1 मोल गैस. ठीक है, तो 1 मोल के लिए वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो देखो PV इज इक्वल्स टू nRT. वॉल्यूम के लिए ये इक्वेशन रीअरेंज करूंगा तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P. ठीक है, वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है एट STP. ठीक है, कितने मोल के लिए? 1 मोल. तो 1 मोल इनटू R की वैल्यू मैंने तुम लोगों को ऊपर लिख के दी थी विच इज 0.0821. ये देख के डरना मत, हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे.
तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मैंने कितना बताया है 273 केल्विन, ओके, डिवाइडेड बाय प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर बताओ रे 760 mm मर्क्यूरी। ओके, अब देखो एटीएम से एटीएम मर गया, मोल इनवर्स से मोल कट गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन हट गया, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरे पास यूनिट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा रे, लीटर्स। लीटर। तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो लीटर में मिलेगी, किसमें मिलेगी, लीटर में। एंड 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय 273 अगर करोगे तो तुम लोगों को आंसर आएगा 22.4 एंड यूनिट मिलेगा लीटर, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है वो अपने को मिलता है इस आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू। ये आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग गैसियस स्टेट मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए तुम लोगों को सिर्फ इसको याद रखना है। तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, 22.4 लीटर। परफेक्ट, तुम लोगों को सिर्फ अभी के लिए इतना ही याद रखना है। डू वी नीड टू नो दिस इक्वेशन? यस यू डू नीड टू नो दिस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। सर वी डू मोलरिटी एंड मोलरिटी आल्सो, यप वी विल डू दैट इन दिस चैप्टर। सर ऊपर का दिखाओगे? हाँ हाँ, तो चलो आराम आराम से लिखना स्टार्ट करो, फटफट लिखो, स्टार्टिंग से लिखना। अभी के लिए इस चैप्टर में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही याद रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में होने वाली है। सर अभी आइडियल का इक्वेशन लिख के लेना है कि? हाँ लिख के लेना है, लिख के लेना है। ओके सर। सर जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे? सर डन सर। ओके चलो, हो गया सबका लिख के, किसी का बाकी है? समान सेकंड। अच्छा ऊपर कर रहे हैं? नहीं सर ये लिखना है। ओके और पीछे पे जो बैठे रहेंगे
Sir, what is ATM? ATM is atmosphere. Okay, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़े बहुत यूनिट कन्वर्जेंस अपने को मालूम रहने चाहिए, तो यूनिट कन्वर्जेंस एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं। नाउ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे, तो ये अच्छे से लिख के रखना, ठीक है। हो सके तो ये इंडेक्स पेज पे लिखना या फिर सबसे पीछे की तरफ लिखना, हम लोगों को बहुत बार काम आएगा ये। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले आर के यूनिट्स, एंड आर इज नथिंग बट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट्स के वजह से इसकी वैल्यू अलग अलग होते जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आर की जो वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं is nothing but 0.08216 liter atmosphere mole inverse Kelvin inverse. This is the first unit, ठीक है। Second unit is 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. Third unit is 8.314 into 10⁻⁷ joule मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। फोर्थ यूनिट इज 1.987 कैलोरीज मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, बोलो सर वो पहला जो है उसमें 0.03216 है कि 821? 321 कब यूज करना है वो बताता हूँ। नहीं, कैलोरीज मैं पूछ रहा हूँ वो 8 है कि 3 है, मुझे समझ नहीं आया। दिस इज 8, ओके ओके ओके। एंड अगेन वो फर्स्ट वाला यूनिट ही है ना, उसी टाइप में उसी वैल्यू के नियर अराउंड और एक वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 0.0831, ठीक है। बट यहाँ पे लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बार यूनिट ऑफ प्रेशर है, वो ये वाला बार नहीं, वो दूसरा वाला प्रेशर वाला बार, ठीक है। तो दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर बार। ये प्रेशर के अभी यूनिट कन्वर्जन में बता दूंगा, ठीक है। ये हो सके तो लास्ट पेज पे लिखना, जहाँ पे तुम लोगों को हमेशा फटाक से मिल जाए, ठीक है। उसके बीच में किधर मिलने के बदले। हाँ सर, वो सेकंड एंड थर्ड में 8 है कि 3 है? ओ सॉरी पॉइंट के पहले ठीक, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है एक्चुअल में, यूनिट जो लिखा है वो गलत लिखा है, एक मिनट देना, ठीक है। सो दिस इज नॉट जूल, 8 ही है, 8.314 है, ठीक है। आंसर सॉरी ये जो है वैल्यू जो है वो 8.314 है, बस यहाँ पे यूनिट अर्ग लिखना, ठीक है। अर्ग जूल का सीजीएस यूनिट है, याद रखना, अर्ग जूल का सीजीएस यूनिट हो जाता है, जूल एनर्जी के लिए। अब ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में तुम लोगों को प्रेशर का यूनिट बार में दिया है तो तुम लोगों को ये लास्ट वाली वैल्यू यूज करनी है। क्वेश्चन में अगर तुम लोगों को प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर में दिया है तो तुम लोगों को ये फर्स्ट वैल्यू यूज करनी है। आंसर्स में अगर यूनिट जूल में दिख रहा है तुम लोगों को तो ये तुम लोगों को सेकंड वाली आंसर वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। आंसर में अगर यूनिट तुम लोगों को अर्ग्स में दिख रहा है तो तुम लोगों को थर्ड वाला यूज करना पड़ेगा। कैलोरीज में अगर तुम लोगों को ऑप्शन दिख रहा है तो तुम लोगों को फोर्थ वाला यूनिट यूज करना पड़ेगा। तो ये तुम लोगों को डेटा के अकॉर्डिंगली यूनिट्स चेंज करने पड़ते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज तुम लोगों को क्या 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 So we have to learn all of this? Yep, you have to remember all of them, but ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, तुम लोगों को सिर्फ 3 ही वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी? देखो, अगर तुम लोगों ने फर्स्ट वैल्यू याद रख दी, ठीक है, तो तुम लोगों को लास्ट वैल्यू याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रे? करेक्ट। सिमिलरली अगर तुम लोगों ने सेकेंड वैल्यू याद कर ली, जूल ही है ना रे, तो जूल का अर्ग में कन्वर्जन सिर्फ याद रखना, 1 जूल is nothing but 10⁻⁷ अर्ग्स, ठीक है। तो तुम लोगों को यही यूनिट कन्वर्जन याद रखना है। तो यहाँ पे वो 10⁻⁷ ऐड कर दोगे तो सेकंड वैल्यू से तुम लोगों को थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। एंड फोर्थ वैल्यू तो उसमें ही याद रखने के लिए बहुत इजी है ना रे, सिर्फ तुम लोगों को 2 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2, बस खत्म, वैसे, ठीक है। तो तुम लोगों को एक्चुअल में 3 वैल्यूज ही याद रखनी है। बोलो सर, एटीएम और बार के डायमेंशंस क्या है?
करते आ रहे हैं हम लोग वहां पे ही जा रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग प्रेशर के यूनिट्स देखेंगे सारे। चलो आगे बढ़े, प्रेशर के यूनिट्स बताओ। So 1 minute. एटीएम और बार में क्या डिफरेंस है? अरे करेंगे हम लोग, अभी जस्ट प्रेशर पे ही जाने वाले हैं। प्रेशर के सारे यूनिट्स बता दूंगा और कन्वर्ट कैसे करते वो बता दूंगा। आ रहे इसके बाद हम लोग वही करेंगे। ऑलमोस्ट सेम है दोनों, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। पहले एटीएम और बार ही बता दूंगा मैं। चलो बड़े आगे। सो नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। अभी हम लोग प्रेशर के यूनिट्स देखने वाले इन रिलेशन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो प्रेशर के यूनिट्स देखते हैं। प्रेशर हम लोग मैक्स टू मैक्स किस में यूज करते हैं? एटीएम में यूज करते हैं। बट अगर तुम लोगों को आंसर बार में पूछा है, तो याद रखना 1 ATM इज नथिंग बट 1.013 बार। कितना रहता है? 1.013 बार, ठीक है। अब बार क्या है वो तुम लोगों को डाउट है ना, तो बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल। क्या रहता है वो? 10⁵ पास्कल। अब पास्कल को ही और एक यूनिट है, किसी को याद आ रहा है क्या रे? पास्कल का दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। परफेक्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। तो ये सारा रिलेशनशिप है, ठीक है। अब तो सिमिलरली अभी आगे अगर तुम लोग नोटिस करोगे 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ पास्कल ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1.1 एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट 1.013 into 10⁵ पास्कल। देखो रे, मैंने बार को हटा के पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। किसी का तो माइक ऑन है, जरा ऑफ करो। देखो, ठीक है, ये समझा? मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बार की वैल्यू पास्कल में कन्वर्ट कर दी। सिमिलरली अगर मुझे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो बहुत इजी है, याद रखने में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। करेक्ट या रॉन्ग? अब सिमिलरली अगर मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है? सीजीएस, ठीक है। तो देखो न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या रहता है? अरे बताओ, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या रहता है? डाइन। तो 1 न्यूटन मींस हाउ मेनी डाइन्स? 10⁵7। 10⁵5। ओह सॉरी। मेरा फिजिक्स वीक होगा मतलब, करेक्ट ना? मैं करेक्ट जा रहा हूँ, 10⁵3 डाइन। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा था, तुम लोगों को पता ज्यादा रहना चाहिए। करेक्ट या रॉन्ग? यस सर, करेक्ट है पक्का? नाउ आई एम गेटिंग सर, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इज 10⁵5 डाइन सेंटीमीटर, तो फिर 10⁵2 हट जाएगा तो 10⁵3। चलो एक काम करते हैं, कन्वर्जन साइड में रखते हैं। तुम लोगों ने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस भगा दिया। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट 10⁵5 डायन्स होता है। 10⁵5 है सर, मैं चेक 5 रहता है ना? ओके ओके। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, चलो 1 न्यूटन इज नथिंग बट 10⁵5 डाइन्स, ठीक है। एंड मुझे बताओ 1 मीटर मींस हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, सॉरी 10⁵2 सेंटीमीटर। हाँ ओके। अब अपने को यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर दिया है ना रे, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो ये वैल्यू मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। अब न्यूटन को मुझे डाइन में कन्वर्ट करना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁵5 के साथ, तो ये हो जाएगा डाइन में कन्वर्ट, ठीक है। सिमिलरली इसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10⁴ से, क्योंकि मीटर स्क्वायर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सीजीएस यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10⁴ से ये 5 हट जाएगा, तो 10⁻1 बचेगा। 10⁻1 इंटू 10⁻5 क्या आंसर आएगा? 1.013 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इन सीजीएस यूनिट, ये किसमें रहने वाला है? सीजीएस यूनिट में, ठीक है। तो ये पहले वाले जो 3 यूनिट्स हम लोगों ने देखे थे, ये दोनों कौन से थे? एसआई के थे, ठीक है। चलो अब सिमिलरली प्रेशर का और एक यूनिट का टाइप है रे, किसी को याद है प्रेशर का और कौन सा यूनिट है? मिलीमीटर मर्क्यूरी। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, परफेक्ट, ठीक है। एमएम ऑफ मर्क्यूरी। अब
मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हम लोग फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं बैरोमीटर। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर का पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैंने फिल कर दी मर्क्यूरी। क्या ऐड कर दिया मैंने? मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी एक्चुअल में सिल्वर कलर की रहती है। अभी के लिए मैं इसको जरा ब्लूइश कलर का बना देता हूँ। तो इसमें मैंने ऐड कर दी मर्क्यूरी, ठीक है। फिर मैंने एक ट्यूब ली। मैंने क्या ली? एक ट्यूब ली विच इज सील्ड फ्रॉम वन एंड, विच इज सील्ड फ्रॉम वन एंड। दिखाई दे रही है ये ट्यूब? हाँ, एक एंड से वो सील्ड है एंड यहाँ पे मैंने मार्किंग्स कर दी है, हाइट की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है, ठीक है। एंड ये सील्ड ट्यूब मैं ऐसे उल्टा करके उस कंटेनर में डिप करने वाला हूँ, ठीक है। उल्टी करके मैंने उसको उस कंटेनर में डिप कर दिया। तो देखो, when this tube is dipped into this container, क्या होना चाहिए रे? क्या लगता है? किसी को आइडिया क्या होना चाहिए? चलो देखो, मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। अब वो क्यों जाएगा वो देखते हैं। देखो, our atmosphere is constantly applying a pressure of 1 atmosphere, correct या wrong? Yes sir. मर्क्यूरी के ऊपर अगर प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे तो मर्क्यूरी कहाँ जाने की ट्राई करेगी? ऊपर। तो ये मर्क्यूरी धीरे धीरे इस सील्ड ट्यूब में ऊपर जाना स्टार्ट करती है एंड इट रीचेस स्टिल हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो प्रेशर का देखो, ये 1 एटमॉस्फेयर था ना, बाहर कितना यूनिट था? 1 एटमॉस्फेयर का यूनिट था। 1 एटमॉस्फेयर की वजह से मर्क्यूरी की हाइट कहाँ तक गई? 76 सेंटीमीटर तक गई। तो ये भी एक यूनिट हम लोग यूज करते हैं, दैट 1 ATM इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब सेंटीमीटर को अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बिकम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये सारे के सारे प्रेशर के यूनिट्स थे। 1 ATM इज इक्वल्स टू दीज मेनी डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। जरा ये देख लो सर, व्हाई मर्क्यूरी? हाँ, ओके, बिकॉज इट इज डेंसेस्ट लिक्विड, ठीक है। अगर हम एक्चुअल में मर्क्यूरी की डेंसिटी जो रहती है वो रहती है कितनी? 13.6 ग्राम पर cm क्यूब आई गेस, ठीक है। अब ये बहुत डेंस है, इसकी वजह से ये सिर्फ 76 के हाइट तक पहुंचता है। अगर हम लोग इसी बदले वाटर यूज करेंगे, वाटर की डेंसिटी रहती है 1 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है। तो इसकी हाइट 13 टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब 76 मल्टीप्लाइड बाय 13.6, कितना आंसर आएगा वो देख लेना कैलकुलेट करके। बट उतनी बड़ी ट्यूब हम लोग क्यों लेंगे ना, और उतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते बैठेंगे? उसी बदले एक अच्छा खासा हेवी मेटल अगर यूज करेंगे तो नीचे से ग्रेविटेशनल पुल आएगा जो उसको ऊपर जाने से रोकेगा। उसकी डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से उसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा अप्लाई होगी, तो उसकी हाइट जरा कम बढ़ेगी। वाटर अगर लेंगे तो वो बहुत हाइट तक चला जाएगा एंड फिर उसको यूज करना उतना ही अनकन्वीनियंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं, थैंक यू जस्ट सर। बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। यप, हाँ, अभी याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो लिख देते हैं क्वेश्चन, कोई पूछा ये तो। एट व्हाट हाइट water will go when it is used instead of mercury, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, उसके हाइट को मतलब 76 सेंटीमीटर को तुम लोगों को 13.6 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। Okay, and last conversion is of volume. Last conversion is of volume. अब वॉल्यूम का कन्वर्जन भी देख लेते हैं, फाइनल कन्वर्जन वॉल्यूम। हाँ, इसका आंसर जिस किसी को डाउट होगा तो मर्क्यूरी की हाइट थी 76, ठीक है, सेंटीमीटर, एंड इसकी डेंसिटी थी 13.6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम, ओके, आंसर इज 10,336 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब अराउंड 103 मीटर,
ये सेंटीमीटर में आंसर भेजा था मिलीमीटर में? सर 0.6 ओके ओके 1.033 मीटर ना 1.033 मीटर ओके तो 1.033 मीटर इज द आंसर विच इज रियली बिग ठीक है तो इतनी बड़ी ट्यूब यूज करने के बदले एक छोटे से ट्यूब में अपना काम हो जाएगा इसलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज करेंगे ओके नाउ रिगार्डिंग वॉल्यूम के लिए अभी तक तुम लोगों ने लीटर मिलीमीटर वही पढ़े चीजें बराबर अब पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले अबाउट 1 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब ये भी वॉल्यूम का ही यूनिट है और इसको यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं ठीक है अब देखो समझो मैंने 1 सेंटीमीटर का सर परफेक्ट बोलो सर ये जो इफ वाटर इज यूज्ड इट वुड बी 10.33 meters Yes, sir. 10.33. so 1 meter is like mercury का ट्यूब जैसा है when mercury is used do the calculation and find out the answer कुछ नहीं जो कुछ आंसर आएगा वो देख लेना मैंने अभी तक वो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है वो तुम लोगों के मैसेजेस आ रहे थे उससे मैंने आंसर रीड कर रहा था चलते तो वो देख लेना डजंट मैटर अब अभी हम लोग वॉल्यूम के ऊपर जरा फोकस करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है 1 सेंटीमीटर क्यूब उसकी वैल्यू कितनी रहती है वो देखते हैं अब पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग देख लेते हैं देखो अगर समझो मैंने 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया ठीक है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया तो इसका एरिया कितना होगा रे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अब इसी का अगर मैंने एक क्यूब बना दिया मतलब वापस मैंने उसको एक्सटेंड किया और उसको कन्वर्ट कर दिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के क्यूब में देखो मैंने क्यूब बनाया जिसकी हाइट लेंथ और ब्रेड सारी की सारी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा रे 1 सेंटीमीटर बराबर तो दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस मच इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर अगर डाउट होगा तो पूछो अब अभी हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं जरा इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं बड़े लेवल पे अब मुझे बताओ अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ना लेके मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर कितना ले लिया 10 सेंटीमीटर ठीक है अब 10 सेंटीमीटर को ही मैं बोलता हूँ 1 डेसीमीटर क्या बोलूंगा मैं इसको 1 डेसीमीटर ठीक है अब मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ रे इसका वॉल्यूम बताओ 1000 सेंटीमीटर क्यूब परफेक्ट तो दिस क्यूब हैज वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर which is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब ऊपर ही हम लोगों ने डिसाइड किया मतलब हम लोगों ने फाइंड आउट किया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 मिलीलीटर करेक्ट या रॉन्ग तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब means how many milliliter 1000 milliliters 1000 ml and 1000 milliliter means how many liter 1 liter 1 लीटर ठीक है अब मैंने तुम लोगों को बताया 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसी को हम लोग बोलेंगे 1 डेसीमीटर क्या बोलेंगे 1 डेसीमीटर तो 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 डेसीमीटर मींस हाउ मेनी डेसीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब तो ऊपर जब मैंने डेसीमीटर क्यूब लिखा था तुम लोगों को जो हजम नहीं हुआ था तभी अभी हजम हो रहा है क्या रे मुझे बताओ 1 डेसीमीटर क्यूब मींस हाउ मेनी मिलीलीटर पहले मिलीलीटर करते हैं 1000 मिलीलीटर विच इज नथिंग बट 1 लीटर तो तुम लोगों को और एक कन्वर्जन मिल गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट या रॉन्ग यस सर अब जरा और अगले लेवल पे लेके जाते हैं देखा मैंने तुम लोगों को बताया 1 डेसीमीटर इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर अब मुझे बताओ मैंने अगर कोई एक क्यूब बनाया जो अभी मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर
तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 1000 डेसीमीटर क्यूब. अरे परफेक्ट. तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1000 डेसीमीटर क्यूब. ओके, ये जिस किसी को हजम नहीं हुआ जरा वापिस आते हैं. देखो 1 मीटर में कितने 10-10 सेंटीमीटर आएंगे? तो 10 सेंटीमीटर आएंगे. करेक्ट या रॉन्ग? यस सर. तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर विच इज नथिंग बट 1000 डेसीमीटर. एंड मुझे बताओ 1 डेसीमीटर मतलब कितने लीटर? तो 1 लीटर. तो दिस इज नथिंग बट 1000 लीटर. ये लीटर का सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है. तो सबसे अभी पहले इसे एक बार देख लेते हैं. 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या बोला मैंने? मतलब 1 मिलीलीटर. 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब मैंने क्या बोला? 10 नहीं, 1 लीटर. एंड 1 मीटर क्यूब मतलब क्या है रे? तो 10⁻³ लीटर. दीज आर द यूनिट कन्वर्जन फॉर वॉल्यूम. जरा मस्त में इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो. एंड विद दिस विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन यू कैन गो. कुछ डाउट है क्या रे यूनिट कन्वर्जन में? ये सारे यूनिट कन्वर्जन अच्छे से लिखना, अच्छे से कहाँ पे तो लिख के रखो, और नेक्स्ट टाइम आते वक्त हो सके तो बाय हार्ट करके आना. ठीक है, तो विद दिस हो गया लिख के. स्क्रीनशॉट ले लो. बाय सर, थैंक यू सर. यप, बाय बाय. Bye sir, thank you. thank you sir. बाय बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस. Bye sir. Bye sir, thank you sir. रिकॉर्डिंग भेजना. बाय. सर एक सेकंड सर ऊपर चलेगा. हाँ हाँ सर ये Bye. रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में होगी. तो स्क्रीनशॉट. हाँ, प्लेलिस्ट में आ जाएगी. आज मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. प्लेलिस्ट पे एक आध दूसरे दिनों में हो जाएगी. ओके सर. ओके सर, थैंक यू. यप, बाय. थैंक यू सर. बाय. सर बोलो. सर बाय सर, थैंक यू सर. बाय. बोलो. और कितने टॉपिक्स बचे हैं मतलब इस चैप्टर में? अभी हम लोगों को वॉल्यूम के थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड फिर वी विल मूव टुवर्ड्स कंसंट्रेशन टर्म्स. जो मैंने पहले एकदम स्टार्टिंग में बताया था, कंसंट्रेशन टर्म्स अपने बाकी है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे. एंड फिर छोटे मोटे टॉपिक्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे, लिमिटिंग एजेंट जैसे, वैसे मतलब और 2 से 3 लेक्चर पकड़ के चलो. ओके सर. ओके, चलो. बाय सर. बाय. बाय सर. बाय. बाय सर. Bye sir, thank you sir. Yep, see you next time.